हेलो दोस्तों, संपूर्ण शिक्षण विधियाँ हिंदी की इस वीडियो में पूरी करवाऊंगा। वादा है मेरा। ये प्रश्न जो भी है इस वीडियो में सारे प्रश्न देख लेना, रिपीट होंगे। यहाँ से जो प्रश्न परीक्षा में आएंगे इन्हीं में से प्रश्न पूछेंगे। आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है और साथ साथ प्रश्नों का एनालाइज करना है, ठीक है। जितना कम समय हो सकेगा, मात्र आपको 25 से 30 मिनट में सारा टॉपिक जो हिंदी की शिक्षण विधियाँ है वो क्लियर हो जाएगी। टॉपिक का नाम पहले दे रखा है, भाषाई कौशलों का विकास, ठीक है। पहला प्रश्न, भाषा कौशलों की संख्या है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन 3, ऑप्शन डी 10। तो कितनी है? भाषाई कौशलों की संख्या 4 है। सबको पता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन है, आ जाता है ये सब प्रश्न। भाषा का मुख्य कौशल है लिखना, पढ़ना, बोलना, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। प्रश्न 3 देखो, भाषा कौशल है शिक्षण कराना, अधिगम कराना, अनुदेशन कराना, दक्षता प्राप्त करना। याद होना चाहिए आपको, दक्षता प्राप्त करना भाषा कौशल है। प्रश्न संख्या 4 देखो, भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है। ऑप्शन ए पढ़ना, ऑप्शन पढ़ना, सुनना, लिखना, बोलना, बोलना, लिखना, सुनना, पढ़ना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उपयुक्त सभी। तो याद होना चाहिए, जो स्वाभाविक और मनोविज्ञान की बात आ जाए क्रम से, तो सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और बाद में लिखना, ऐसा होता है, ठीक है। तो इसका सी बहुत सही क्वेश्चन हो जाएगा, इसका सही आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, भाषा कौशलों में से अभिव्यक्ति कौशल है। ऑप्शन ए सुनना और बोलना, ऑप्शन बी लिखना और पढ़ना, ऑप्शन सी बोलना और लिखना, ऑप्शन डी पढ़ना और बोलना। क्या हो जाएगा? बोलना और लिखना। क्या हो जाएगा? बोलना और लिखना। अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है? श्रवण, वाचन, लेखन, वादन। लेखन होता है, अनुलेख का मतलब होता है पीछे पीछे लिखना, ठीक है। तो लेखन से संबंधित हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, सस्वर वाचन का गुण है अस्पष्ट उच्चारण, क्षिप्रता, ध्वनि अधिगम, ध्वनि उचित ध्वनि निर्गम, या ऑप्शन डी अस्वाभाविकता। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, उचित ध्वनि निर्गम। प्रश्न संख्या 8 देखो, मोंटेसरी शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन है। मोंटेसरी जो शिक्षण विधि है उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मोंटेसरी फ्रांस की शिक्षा शास्त्री थी। मोंटेसरी प्रणाली को 5 भागों में विभाजित किया गया। मोंटेसरी फ्रोबेल की विचारधारा से प्रभावित थी, अप्रभावित थी। और डी है, मोंटेसरी विधि में पढ़ने से पहले लिखना सिखाया जाता है। तो इसका डी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पर प्रश्न संख्या 9 देखो, क्वेश्चन संख्या 9, इनमें से द्रुत वाचन किसका प्रकार है? ऑप्शन ए सस्वर वाचन का, ऑप्शन बी अनुकरण वाचन का, ऑप्शन सी सामूहिक वाचन का, और ऑप्शन डी मौन वाचन का। क्या हो जाएगा? मौन वाचन का। जो द्रुत वाचन है, जल्दी जल्दी पढ़ना, वो मौन वाचन का प्रभार माना जाता है। सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्त क्या है? सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्त, तो ऑप्शन ए अनुलेख लिखते वक्त शिक्षक विद्यार्थी की सहायता नहीं करे, अनुलेख सस्वर बोलकर लिखवाया जाए, ऑप्शन सी अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी होनी चाहिए जैसे कि आदर्श लेख में हो, और ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी विकल्प सही है। तो क्या हो जाएगा? सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी होनी चाहिए जैसी आदर्श लेख में होती है। प्रश्न संख्या 11, जेट कोक विधि किस भाषाई दक्षता के विकास में प्रयुक्त होती है? कौन सी विधि है? जेट कोक विधि। ऑप्शन ए पठन दक्षता, वादन दक्षता, वाचन दक्षता, या लेखन दक्षता। इसमें क्या दे रखा है? बोनस दे रखा है कि मतलब क्या है? वादन हो गया, पठन हो गया, वाचन हो गया, ये तो सब एक ही प्रकार के हैं, ठीक है। इसमें आप याद रख लेना, तीनों ही होते हैं। बोनस दे रखा है। ऑप्शन प्रश्न संख्या 12 देखो, निम्न में से मौखिक भाषा कौशलों का सही उदाहरण है। रीट में 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए अनुलेख, श्रुतलेख, कहानी सुनाना व सुनना, प्रतिलेख। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल इसका सही जवाब दे रखा है, सी सही दे रखा है। प्रश्न संख्या 13, सस्वर वाचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन है। ऑप्शन त्रुटिपूर्ण कथन है, तो ये बोलकर किया जाता है, बोलकर किया जाता है, या इससे कक्षा का वातावरण स्वर में होता है। ऑप्शन सी, यह विषयगत को गंभीरता से ग्रहण करने के लिए किया जाता है, और ऑप्शन डी, यह छोटी कक्षाओं में 4 से 8 के लिए होता है। तो इसका सी सही जवाब होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल उच्च प्राथमिक स्तर पर बोलना कौशल विकास के अंतर्गत आता है? कहानी लेखन, वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रतिभागिता, समाचार पत्र पढ़ना, केवल गाने सुनना। तो वाद विवाद जो बी है इसका सही जवाब है, ठीक है।
आदर्श पठन, विशेष सामग्री पर प्रश्न पूछना, विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन, कहानी, नाटक, बाल कार्यक्रम सुनाना, बच्चों के बैठने का आसन ठीक करना इत्यादि गतिविधियां श्रवण कौशल विकास में किस स्तर के बालकों के लिए होती हैं? शैशव स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, प्रौढ़ शिक्षण स्तर या महाविद्यालय शिक्षण स्तर? तो उच्च प्राथमिक स्तर के जो बालक होते हैं उनके लिए यह विद्या काम आती है। प्रश्न 16, बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? 6 से 9 वर्ष आयु वर्ग, 12 से 15, 18 से 21 या 21 से 24? तो 6 से जो 9 वर्ष का समय होता है भाषा सीखने का सबसे उत्तम समय माना जाता है। अगला प्रश्न है अपने 17 नंबर प्रश्न। 17, हिंदी शिक्षण में मूल ध्वनियों की संख्या अधिक होना उच्चारण में किस स्तर के छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है? किशोर स्तर, युवा स्तर, शिशु स्तर, प्रौढ़ स्तर? शिशु स्तर होते हैं जितने शब्द भंडार कम होंगे उतनी ज्यादा सीखने में क्या होती है? योग्यता बढ़ती है। प्रश्न संख्या 18, प्रतिलेख में विद्यार्थियों को किस आकार के अक्षर बनाने होते हैं? छोटे, बड़े, किसी भी प्रकार के या सूक्ष्म आकार के? तो इसका सही जवाब क्या है? किसी भी प्रकार के बना सकते हैं। प्रश्न 19 देखो, मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधियों में कौन सी विधि नहीं आती? भाषण, वार्तालाप, अभिनय या गद्य शिक्षण? तो गद्य शिक्षण है वो प्रत्यक्ष विधियों में नहीं आती है, जबकि अप्रत्यक्ष विधियों के अंतर्गत आती है। प्रश्न 20 को देखें, पठन कौशल शिक्षित विकसित करने हेतु निम्नलिखित सही तरीका है? बाल गीत सुनाना, बाल साहित्य पढ़ना, श्रुत लेख पर जोर देना या बाल फिल्म दर्शन करवाना? तो इसका है बाल साहित्य पढ़ना। कैसा साहित्य पढ़ना? बाल साहित्य पढ़ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। प्रश्न संख्या 21, उच्च प्राथमिक स्तर पर मौखिक भाषा शिक्षा की प्रत्यक्ष विधि का सही उदाहरण है? प्रदर्शन एवं निर्देशन, आदर्श संभाषण, अभिनय प्रदर्शन, सहानुभूति व्यवहार? तो इसका हो जाएगा सी, अभिनय प्रदर्शन। क्या हो जाएगा? अभिनय प्रदर्शन। प्राथमिक स्तर के पश्चात पद्य और कविताओं का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए। कविता की भाषा क्लिष्ट होनी चाहिए, कविता जीवन से दूर कृत्रिम हो, कविता की भाषा कक्षा स्तर के अनुकूल हो, कविता कल्पना जगत में विचरण नहीं करती हो। तो इसका सी सही जगह है, यानी कविता की भाषा कक्षा स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? कक्षा स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। आपको भी पता है अगर कोई कक्षा स्तर के अनुकूल नहीं होगी भाषा तो उसको पढ़ने में क्या होगी? दिक्कत आएगी। प्रश्न संख्या 23 विद्यार्थी सही ढंग से लिखे और उसके लेखन कौशल में निरंतर विकास हेतु आवश्यक है। अध्यापक विद्यार्थी लिपि, शब्द और वाक्य रचना की अशुद्धियों को दूर करते रहें। अच्छा लेखन करने पर असीमित प्रशंसा की जाए। ऑप्शन सी, विद्यार्थी के साथ सहानुभूति व्यवहार नहीं किया जाए। और ऑप्शन डी, कक्षा में उचित फर्नीचर व्यवस्था की जाए। तो ऑप्शन इसका तीनों से कोई मतलब नहीं है, बल्कि ए ऑप्शन इसका सही जवाब दे रहा है। ठीक है। प्रश्न संख्या 24। प्रश्न 24, विद्यार्थी में पठन कौशल विकसित करने हेतु उचित उपाय? पुस्तकालय में संदर्भित पुस्तक लेने, पढ़ने, अधिगम सामग्री खोज का अवसर दिया जाए। ऑप्शन बी, अध्यापक द्वारा अभिप्रेरण का ध्यान नहीं दिया जाए। ऑप्शन सी, विद्यार्थी अशुद्धि शब्द शुद्धि की अपेक्षा की जाए। और ऑप्शन डी, अध्यापक द्वारा प्रेम पूर्वक उच्चारण नहीं किया जाए। तो इसका ए है वो वही सही है। ठीक है। प्रश्न 25 को देखो, सर्वप्रथम सरल और समान आकृति के वर्णों को लिखवाना प्रारंभ कराएं। उल्लेखित बात किस स्तर के विद्यार्थियों हेतु उपयोगी कही गई है? प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक? तो प्राथमिक स्तर छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए सरल या कम कम वर्ण लिखाना सही होता है। ठीक है। इन प्रश्न 26 देखें, इनमें से भाषा शिक्षण के मूल उद्देश्यों में भाषाई दक्षता प्राप्त करने का आधार होती हैं? समूहवार भाषाई दक्षताएं, लैंगिक समूहवार भाषाई दक्षताएं, कक्षावार भाषाई दक्षताएं या पारिवारिक पृष्ठभूमि की भाषाई दक्षताएं? तो इसका सी और डी बिल्कुल दोनों सही है। 27 नंबर देखो, भाषाई कौशलों यथा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कौशल विकास किस कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए? कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 5, कक्षा 8? तो 5 तक ये सारे पूर्ण होने चाहिए और 5 तक हो सके तो मातृभाषा में इनको सिखाना आवश्यक माना गया है। प्रश्न 28, शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर, अंदर एवं बाहर कोई नहीं? तो सी हो जाएगा, अंदर और बाहर। भाषा की शिक्षा दी जाती है अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए, विद्वान बनाने के लिए, मनोरंजन के लिए, साहित्यकार बनाने के लिए? तो अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए भाषा की शिक्षा दी जाती है। नाटक का संबंध किस ज्ञानेंद्र से है? नाटक का संबंध किस ज्ञानेंद्र से है? ऑप्शन ए, मुंह से, कान से, कान में आंख से या आंख से? कान और आंख से, क्योंकि नाटक को सुना भी जाता है और
देखा भी जाता है, याद कर लेना। भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। क्या हो जाएगा? सुनना, क्योंकि भाषा दक्षता अगर कोई बोल रहा है तो उसको सुनना आवश्यक होता है। भाषा लेख कौशलों में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए? लेखन, वाचन, श्रवण, उच्चारण। अगर आप सुनोगे, अच्छा अगर आप सही तरीके से सुनोगे तो आप उसको लिख सकते हो, आप उसको पढ़ भी सकते हो। इसके लिए श्रवण बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। प्रश्न 33 को देखें। खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय है। प्रश्न 33, खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय है रायबर्न, हेनरी कोल्डवेल कुक को, मॉरिसन को, थॉमस एम रस्क को। तो इसका सही हो जाएगा बी, यानी हेनरी कोल्डवेल कुक को। और प्रश्न संख्या 34 देखें। श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली है व्याख्या प्रणाली, तुलना प्रणाली, गीत प्रणाली या खेल प्रणाली। तो व्याख्या प्रणाली श्रवण कौशल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 35, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का सशक्त माध्यम है विद्यालय पत्रिका, नाटक, वाद विवाद या क्विज कार्यक्रम। तो वाद विवाद इसका जो मौखिक अभिव्यक्ति होता है बहुत ही सशक्त माध्यम है। ये सारे क्वेश्चन एकदम आसान है, अगर आप ध्यान से अगर इनको पढ़कर करते हो तो भी आपके उत्तर सही हो जाते हैं। प्रश्न 36 को देखो। छोटे बालकों की कल्पना शक्ति विकसित करने का माध्यम है महापुरुषों की जीवनियां, रसानुभूति कविताएं, पौराणिक गाथाएं या परियों की कहानियां। परियों की कहानियां इसका सही जवाब है। प्रश्न 37, किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है? शुद्ध उच्चारण, शास्वर वाचन, कविता पाठ, प्रतिलिपि। तो प्रतिलिपि है वो फोटोकॉपी के डॉक्यूमेंट होते हैं उसकी फोटोकॉपी करवाते हैं, तो वो इसका एक प्रकार से नहीं मान सकते आप इसका, ठीक है। प्रश्न संख्या 38, उच्चारण कौशल की परीक्षा किससे ली जा सकती है? लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, निबंधात्मक परीक्षा या वस्तुनिष्ठ परीक्षा। तो उच्चारण कौशल में मौखिक परीक्षा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रश्न संख्या 39, मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण है। ऑप्शन ए गतिशीलता, ऑप्शन बी ग्रहणीयता, ऑप्शन सी प्रभावोत्पकता, ऑप्शन डी उच्चारण की शुद्धता। तो इसका हो जाएगा डी, उच्चारण की शुद्धता। मौखिक अभिव्यक्ति में उच्चारण ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि गतिशीलता का कोई प्रभाव नहीं होता। अगर मैं आपके लिए बोल रहा हूं तो शुद्ध बोलूंगा तभी आपको समझ में आएगा। प्रश्न 40 को देखें। उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं से करना चाहिए? प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या उच्च कक्षाओं में? प्रारंभिक होता है क्योंकि आपको पता है छोटी कक्षाओं में अगर उच्चारण है या उसका लिखने का तरीका अगर गलत हो जाए तो फिर वो सुधरने में थोड़ी दिक्कत आती है। प्रश्न 41, साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? यानी मौन। तो डेजेंट, स्मिथ, ब्राइन, पिंटर। तो ब्राइन इसका सही हो रहा है। क्या हो रहा है? ब्राइन इसका बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न संख्या 42, सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? ऑप्शन ए आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, सामूहिक वाचक, पाठ्य पुस्तक वाचन। तो क्या हो जाएगा? सामूहिक वाचन। मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? तीसरी कक्षा से, चौथी कक्षा से, छठी कक्षा से या दूसरी कक्षा से? तो इसका सही जवाब कौन सा है? तीसरी कक्षा से मौन वाचन शुरू करना चाहिए। मौन वाचन से क्या लाभ है? ऑप्शन ए ज्ञान में वृद्धि, ऑप्शन बी अवकाश के समय का सदुपयोग, ऑप्शन सी खरीदी गई किताब का सदुपयोग करना, ऑप्शन डी शारीरिक वृद्धि। तो दोनों आ रहे हैं क्योंकि इसमें ज्ञान की वृद्धि होती है और एक तो अवकाश के समय का क्या हो जाता है? सदुपयोग भी हो जाता है। सही ज्यादा कौन सा होगा? ज्ञान की वृद्धि वाला होगा। 45 नंबर प्रश्न है, मौन वाचन मूल्यांकन किस प्रक्रिया से परीक्षा के द्वारा किया जा सकता है? पूर्ति परीक्षा, सत्य असत्य परीक्षा, बहुविकल्प परीक्षा, उक्त तीनों। तीनों हो सकते हैं मौन वाचन से। प्रश्न 46, 46 नंबर, मौन पठन का लाभ है। उच्चारण अभ्यास हेतु अवसर मिलता है, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, ऑप्शन सी पठन की शुद्धता का संवर्धन होता है और ऑप्शन डी एकाग्रचित होकर ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण करना। तो इसका बी हो जाएगा, यानी स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। फिर 47 क्वेश्चन कौन सा है? प्रश्न संख्या 47, लिखित सामग्री को मन ही मन बिना आवाज के लिए चुपचाप पढ़ना कहलाता है। सस्वर वाचन, अनुकरण वाचन, मौन वाचन, समयवत वाचन। तो क्या हो जाएगा? सी, मौन वाचन इसका बिल्कुल सही है। 48 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य है शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास करना, आत्मविश्वास बढ़ाना, द्रुत भंडार में वृद्धि के शब्द भंडार में वृद्धि करना, भाषा ज्ञान करना। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। द्रुत पाठ है कविता का अध्ययन, कहानी का अध्ययन, नाटक का अध्ययन या सहायक पुस्तक का अध्ययन। तो सभी आ रहे हैं, इसमें बोनस दे रखा है, ठीक है।
प्रश्न 50, मौन वाचन का प्रकार है समयवत वाचन, द्रुत वाचन, व्यक्तिक वाचन, अनुकरण वाचन। तो द्रुत वाचन इसका सही हो जाएगा। मौन वाचन का प्रकार कौन सा है? द्रुत वाचन इज ए राइट आंसर। प्रश्न 51, 51, अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है व्याकरण शिक्षा, समाचार वाचन, मौन वाचन, सस्वर वाचन। तो मौन वाचन इसका बिल्कुल सही जवाब है। लिखना सीखने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए क्योंकि अक्सर भी चित्र ही है। इस मत का समर्थन किया है महात्मा गांधी, अरविंद घोष, विवेकानंद, विनोबा भावे। याद होना चाहिए, जो लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सीखना चाहिए, ये किसका कथन है? तो ये अपने जो राष्ट्रपिता भारत के हैं कौन है? महात्मा गांधी, उनका ये कथन महत्वपूर्ण कथन है। प्रश्न 53, लिखाई का कार्य पढ़ाई के कार्य से पूर्व शुरू होना चाहिए क्योंकि लिखाई पढ़ाई की अपेक्षा सरल है। और लेखन शिक्षण के संदर्भ में ये मत किसका है? लेखन संदर्भ के, ठीक है। श्रीमती मोंटेसरी, आत्मानंद मिश्र, मिस पार्कहर्स्ट, कुक। याद किसको रखना है? मोंटेसरी को। किसको रखना है? मोंटेसरी, क्योंकि मोंटेसरी लिखने पर ज्यादा जोर देते हैं, ठीक है। प्रश्न 54, भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्ति रूप है सुनना, पढ़ना, उच्चरित, लिखना। लिखना हो जाएगा। प्रश्न 55, श्रुत लेख से किस कौशल का अधिक विकास होता है? श्रवण लेखन, श्रुत यानी सुनना, तो सुनने से श्रवण लेखन का होगा। वाचन ले श्रवण, श्रवण वाचन या लेखन वाचन, किसका होगा? श्रवण लेखन का बिल्कुल विकास होगा। प्रश्न 56, लेखन कला का विकास होता है देखने से, सुनने से, अनुकरण से, अभ्यास से होता है। प्रश्न 57, बालकों को लिखना सिखाने से पहले ये आवश्यक है अक्षर सिखाना, बारकड़ी सिखाना, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना, उनको क्रियाशील बनाना। अगर उनके मन में क्या नहीं करोगे, आप जिज्ञासा उत्पन्न नहीं करोगे तो बालक लिखने में अरुचिकर हो जाएंगे, याद रख लेना। प्रश्न संख्या 58, लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है सीधी रेखाओं से, घुंडियों से, तिरछी रेखाओं से या अक्षरों से। तो सीधी रेखाओं से लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 59, आज के सारे वीडियो में सारे प्रश्न कराऊंगा, बस आप वीडियो को देखते रहें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है पत्र लेखन, निबंध लेखन, वाद विवाद, नाट्य लेखन। क्या हो जाएगा? वाद विवाद इसका सही आंसर हो जाएगा। असंगत शब्द है सुलेख, ये विधि है। श्रुत लेख, अनुलेख, प्रतिलेख। बोनस दे रखा है, कोई प्रश्न का इसका उत्तर सही नहीं माना। वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर हो जाना चाहिए? तो प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर या उच्च माध्यमिक स्तर। तो प्राथमिक स्तर पर भी वर्तनी का विधिवत रूप से स्तर हो जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 62, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय है शब्दकोश का उपयोग, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग करना, उपयोग सभी। तो इसके सभी शब्द भंडार में वृद्धि करने के उपाय माने गए हैं। प्रश्न संख्या 63, भाषा दक्षता कौशल विकास किया जा सकता है शुद्ध उच्चारण के माध्यम से, लिपि व वर्तनी का सही ज्ञान कराकर, शब्द रचना का ज्ञान कराकर, उक्त सभी प्रकार से। तो डी इसका सही जवाब है, ठीक है। भाषा प्रयोग एक कौशल से संबंधित पक्ष नहीं है, भाषा ज्ञान गम्य है, भाषा अभ्यास गम्य है, भाषा एक सामाजिक व्यवहार है, भाषा अनुकरणात्मक है। तो एक नंबर इसका सही है, भाषा ज्ञान गम्य है। कौन सा अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है? कौन सा अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है? लेखन की असावधानी, जलवायु, अशुद्ध उच्चारण, व्याकरण का कम ज्ञान। तो जलवायु से इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसका बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। प्रश्न 66, प्रारंभिक अवस्था में बालक भाषा सीखता है निरीक्षण, अनुकरण, श्रवण द्वारा, निरीक्षण, श्रवण, अनुकरण द्वारा, श्रवण, निरीक्षण, अनुकरण द्वारा, या उसका सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 67, अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है शिशु स्तर, उच्च स्तर, प्रारंभिक स्तर या इनमें से कोई नहीं। तो प्रारंभिक स्तर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न 68, लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है प्रारंभिक स्तर, माध्यमिक, उच्च, सभी स्तर। एक नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तब तक आप प्रश्नों को पढ़ें। अगला 69, पद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है प्रश्नोत्तर विधि, व्यास विधि, उद्बोधन विधि, खंडान्वय विधि। क्या हो जाएगी? उद्बोधन विधि इसका सही जवाब हो रहा है।
प्रश्न 70 को देखें। संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया है वर्ण शब्द वाक्य, वाक्य शब्द वर्ण वाक्य। तो इसका एक सही है क्योंकि वर्ण होते हैं, वर्ण खंड होता है, छोटी छोटी भाषा की इकाई है। वर्ण से शब्द बनते हैं और शब्द से वाक्य बनते हैं। क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं दोस्तों। अगला 71 नंबर प्रश्न है विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है शब्द से वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य या वाक्य से पैराग्राफ। तो शब्द से वर्ण बनते हैं किसमें? विश्लेषणात्मक विधि में प्रयुक्त होता है। प्रश्न 72 पठन शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठों के प्रकार हैं 2, 3, 4, 5। कितने हो जाएंगे? 2 प्रकार है। कितने प्रकार है दोस्तों? 2 प्रकार हैं। प्रश्न 73 श्रवण के आधार पर भाषा का भेद है कृत्रिम भाषा, सहज भाषा, अयोगात्मक और संयोगात्मक भाषा, क्लिष्ट और सरल भाषा, मधुर भाषा और कर्कश भाषा। तो मधुर भाषा, कर्कश भाषा होता है। कर्कश यानी श्रवण यानी सुनने में हमें कैसी लगती है? कुछ मधुर लगती है, कुछ कर्कश लगती है। प्रश्न 74 को देखें। ध्वनियों को प्रतीकों में लिपिबद्ध कर भाषा को स्थायित्व प्रदान करने को कहते हैं लेखन विधि, श्रवण विधि, वाचन विधि, पठन विधि। क्या हो जाएगा इसका? लेखन विधि जी इसका सही आंसर है। वाचन कौशल का उद्देश्य है केवल बोलने में विराम चिन्हों का प्रयोग करना, केवल सही व्याकरण भाषा का प्रयोग करना, केवल बालकों का उच्चारण शुद्ध करना, उपयोग सभी। इसका वाचन कौशल के चारों उद्देश्य सही है। प्रश्न संख्या 76 निम्न में से वाचन कौशल की विधि नहीं है वर्णमाला पद्धति, ध्वन्यात्मक पद्धति, अक्षर बोध विधि, विध्यात्मक पद्धति। तो इसका डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है। प्रश्न संख्या 77 को देखें। समस्या हल करने के कौशल को विकसित करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए शिक्षक को निम्न में से किस से बचना चाहिए? छात्रों को निर्देशात्मक संकेत प्रदान करना, छात्रों को प्रश्न करने के लिए प्रोत्साहित करना, समस्याओं के विभिन्न प्रकार को डिजाइन करना और संज्ञानात्मक संघर्ष उत्पन्न करने के लिए समस्या डिजाइन करना। तो इसका एक ए है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। प्रश्न संख्या 78 रूपरेखा अनुकरण विधि है लेखन कौशल, श्रवण कौशल, वाचन कौशल या पढ़ने का कौशल। 1 नंबर यानी लेखन कौशल इसका बिल्कुल सही जवाब है। 79 नंबर क्वेश्चन है बोलने के आवश्यक तत्व होते हैं। बोलने के तत्व ऑप्शन ए कल्पनाशीलता, ऑप्शन बी अर्थग्रहण, ऑप्शन सी भाव एवं विचार, ऑप्शन डी स्वर एवं व्यंजन। तो इसका सही है भाव एवं विचार। बोलने के आवश्यक तत्व कौन से होते हैं? भाव एवं विचार होते हैं दोस्तों। प्रश्न 80 नंबर तक पहुंच चुके हैं हम दोस्तों। 80 नंबर प्रश्न क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति हेतु व्याकरण की आवश्यकता होती है ताकि केवल स्वरों के आरोह व अवरोह एवं बलाघातों को समझ सके, केवल बालक भावों को उचित शुद्ध रूप से व्यक्त कर सके। ऑप्शन सी केवल भाषा संबंधी अभिव्यक्ति का विकास हो सके। इसका डी बिल्कुल यानी तीनों पॉइंट इसके बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 81 नियमित रूप से किसी भाषा को सुनकर बच्चे क्या ग्रहण करते हैं? तो क्या ग्रहण करते हैं? ऑप्शन 1 शब्द, ध्वनि, अर्थ या भाषा की बुनियादी संरचना। तो भाषा की बुनियादी संरचना यानी डी इसका सही जवाब है। कक्षा में छात्रों की सक्रियता देखी जाती है शिक्षक की हाँ में हाँ मिलाने से, शोर मचाने से, मौन बैठने से या सुनने से और बोलने से। प्रश्न संख्या 83 से तात्पर्य है स्वयं से लिखा हुआ आलेख, सुना हुआ लेख, सुंदर लेख, लेख की सुंदर कल्पना। क्या हो जाएगा? सी इसका सही जवाब हो जाएगा सुंदर लेख। ठीक है। प्रश्न संख्या 84 स्कूलों में बालकों को सुनने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए केवल कहानी सुनानी चाहिए, केवल विभिन्न घटनाओं को सुनाना चाहिए, केवल कविताएं सुनानी चाहिए या उपयुक्त सभी? सब कुछ करना चाहिए। ठीक है। सुनने में तो ये सब कुछ आता है क्योंकि कहानी भी सुनने है, कविता भी सुननी है और घटनाएं भी अपने को सुननी है। प्रश्न 85 हिंदी की शिक्षण विधियों का प्रश्न आ गया 85 नंबर। भाषा कौशलों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा के कौशलों में से केवल पढ़ना लिखना महत्वपूर्ण है। भाषा के मूल रूप से कौशलों में से केवल सुनना बोलना ही महत्वपूर्ण है। भाषा के कौशल केवल क्रमबद्ध रूप से सीखे जाते हैं। और ऑप्शन डी भाषा के कौशल परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। तो इसका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मौन पठन का मुख्य उद्देश्य है सतही ढंग से पाठ खत्म करना, गहन अर्थग्रहण करना, बिना बोले पढ़ने की कुशलता का विकास करना, शांति के साथ पढ़ना। तो इसका क्या हो जाएगा? गहन अर्थग्रहण करना यानी बी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 87 भाषा के आधारभूत कौशलों में सर्वोपरि हैं कौन है? ऑप्शन ए सुनना और बोलना, ऑप्शन बी पढ़ना और लिखना, ऑप्शन सी बोलना पढ़ना लिखना, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। क्या हो जाएगा? सुनना और बोलना। प्रश्न संख्या 88
88 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ऑप्शन बी, व्याकरण का ज्ञान भाषा प्रयोग की कुशलता का एकमात्र सुनिश्चित मानदंड है। भाषा सीखना भाषा की कक्षा में ही संभव है। ऑप्शन डी, मानक भाषा के प्रयोग पर अत्यधिक बल देना चाहिए। प्रश्न इसका सही कौन सा है? एक नंबर इसका सही जवाब है, ए इज ए राइट आंसर। प्रश्न 89, बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषिक संरचनाओं का अभ्यास, अर्थ की अपेक्षा उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान देना, विभिन्न संदर्भों में से जुड़ी सामग्री, पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास। तो एक नंबर इसका यानी ए, भाषिक संरचनाओं का अभ्यास इसका सही जवाब है। प्रश्न 90 को देखो, लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है प्रतिलिपि, अधूरी कहानी को पूरा करना, घर परिवार टीवी, घर परिवार पड़ोसी। तो प्रतिलिपि इसका सही जवाब है, ठीक है। लेखन कुशलता में आ जाए तो प्रश्न 91 क्या है? कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ से ही और किसी के लिए हो तो अक्सर ज्ञान मनोरंजन, शब्द ज्ञान मनोरंजन, अर्थ उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अर्थ और उद्देश्य होना चाहिए। फिर प्रश्न 92, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही है। तो भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है। भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। भाषा के चारों कौशलों के क्रम में सीखे जाते हैं, या भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं? तो अंतः संबंधित होते हैं। 93 नंबर है, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है? तो दोस्तों अनुकरण पर बल देता है। किस पर देता है? अनुकरण पर बल देता है। प्रश्न 94, निम्नलिखित में से कौन सा नियम पढ़ना सीखने में मुश्किल पैदा नहीं करता? बच्चों पर सावधानी पूर्वक पढ़ने के लिए जोर डालना, शब्द पढ़ते हुए गति को बढ़ाने का आग्रह करना, चित्र संदर्भ एवं पूर्व अनुभव के आधार पर अनुमान लगाते वक्त पढ़ने के अवसर देना, यह सुनिश्चित करना कि ध्वनि के नियम सीखकर उन पर अमल किया जाए। प्रश्न 95, मौन वाचन की गति बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? ज्ञान वृद्धि में त्वरिता करनी चाहिए, अर्थ गहनता में त्वरिता, ज्यादा समय पढ़ने में मन लगाना। क्या हो जाएगा? अर्थ गहनता में त्वरिता, ठीक है। बी इसका सही जवाब है। प्रश्न 96, हस्तलिपि का खराब होना अधूरी पढ़ाई की निशानी है, किसने कहा? स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्ण, मुदालिर आयोग ने। तो किसका होगा दोस्तों? महात्मा गांधी का ये कथन माना गया है। प्रश्न 97 दोस्तों 97 प्रश्न है कि अध्यापक अभ्यास हेतु थोड़े से समय के लिए छोटे से समूह को चुनता है। इस अवधि में किसी एक ही कौशल की उस अभ्यास करवाया जाता है। ये कौन सा अध्यापन प्रणाली है? स्थूल अध्यापन प्रणाली, गहन अध्यापन प्रणाली, सूक्ष्म अध्यापन प्रणाली या व्यापक अध्यापन प्रणाली? तो सी इसका सही जवाब है। इस वाचन में पढ़ा गया अंश अधिक समय तक याद रहता है। द्रुत वाचन, मौन वाचन, सास स्वर वाचन, अनुकरण वाचन। तो इसका बी मौन वाचन इसका बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद शुरू करता हूं दोस्तों आगमन विधि। इसमें क्या पहला प्रश्न, आगमन विधि के रूपों की संख्या है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन 3, सी 7, ऑप्शन डी 3। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2, यानी बी 2 हो जाएगा, ठीक है। वो ऑप्शन प्रश्न संख्या 2 है, वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है आगमन विधि, निगमन विधि, गीत अभिनय विधि या उपयुक्त सभी? तो आगमन विधि हो जाएगी वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु सबसे महत्वपूर्ण विधि। सही सुमेलित करो, गद्य शिक्षण, रसास्वादन विधि, व्याकरण शिक्षण, मौन वाचन, रचना शिक्षण, आगमन विधि, पद्य शिक्षण, स्वाद लेखन। तो इसका जो डी है देख लीजिए, यानी क्या हो जाएगा इसका? ए का तीसरा, ए का यानी तीसरा का मतलब क्या है? एक गद्य शिक्षण का हो जाएगा अपने मौन वाचन, और जो बी दे रखा है बी का चौथा हो जाएगा, यानी कौन सा हो जाएगा? संवाद लेखन, और पद्य का हो जाए आगमन। इस प्रकार से मिलान कर लेना आप। व्याकरण शिक्षण के किस विधि के अंतर्गत विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं? तो दोस्तों आगमन विधि में चलते हैं विशिष्ट से सामान्य की ओर, जबकि निगमन में क्या करते हैं? सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन हो गया। प्रश्न संख्या 5 को देखो, आगमन विधि में छात्र अग्रसर होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर या सामान्य से सामान्य की ओर? तो इसका एक नंबर सही जवाब है, जो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है। प्रश्न संख्या 6, आगमन प्रणाली के रूप प्रयोग प्रणाली के अंतर्गत व्याकरण पढ़ाते समय छात्रों को पहले सूत्र रटवाए जाते हैं, छात्रों को व्याकरण की पुस्तकें दी जाती है, छात्रों को सिद्धांत बताए जाते हैं, या छात्रों को पहले उदाहरण दिए जाते हैं? ध्यान रख लेना, आगमन प्रणाली में दोस्तों सबसे पहले छात्रों को क्या दिए जाते हैं? उदाहरण दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? उदाहरण दिए जाते हैं। जबकि
निगमन विधि में क्या करते हैं, सूत्र रखवाते हैं, जो अगले हम देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। प्रयोग विधि को और क्या कहते हैं, सूत्र विधि, संस्कृत विधि, आगमन विधि, भाषा सशरंग विधि। तो प्रयोग विधि का इनाम क्या है दोस्तों, आगमन विधि है। प्रश्न संख्या 8 देखो, आगमन विधि का अधिकांश प्रयोग किया जाता है व्याकरण शिक्षण में, साहित्य शिक्षण में, अभिक्रमित अनुदेशन में, पर्यवेक्षित अध्ययन में। तो क्या हो जाएगा, व्याकरण शिक्षण। ऑप्शन प्रश्न संख्या 9 देखो, आगमन विधि को अन्य किस नाम से जानते हैं, विश्लेषण, सामान्य अनुमान, उदाहरण विधि या सत्यापित विधि। आगमन विधि को ही दोस्तों ए से आगमन विधि और उ से उदाहरण विधि के नाम से जाना जाता है। अगला आ जाता है अपना निगमन विधि। कौन सी विधि दोस्तों, निगमन विधि। निगमन विधि मनोवैज्ञानिक विधि है, अमनोवैज्ञानिक विधि है, कुछ नहीं कह सकते, उपयुक्त सभी, कोई नहीं, तो हो जाएगा अमनोवैज्ञानिक विधि है। जबकि आगमन विधि कौन सी है दोस्तों, ये मनोवैज्ञानिक विधि है, ठीक है, ध्यान रख लेना। प्रश्न संख्या 2 देखो, निगमन विधि का सिद्धांत है विशेष से विशेष, सामान्य से विशेष, विशेष से सामान्य, सामान्य से सामान्य। तो हो जाएगा इसमें सामान्य से विशेष हो जाएगा। निगमन प्रणाली को कहते हैं सिद्धांत प्रणाली, प्रयोग प्रणाली, सहयोग प्रणाली, सहचर्य विधि प्रणाली। तो दोस्तों निगमन प्रणाली को प्रयोग प्रणाली कहते हैं। निगमन विधि में छात्र सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, ये आपको याद होना चाहिए, मैंने पहले ही बता दिया। आगमन में क्या होता है, विशिष्ट से सामान्य, जबकि निगमन में सामान्य से विशिष्ट, यानी इसका उल्टा है, आगमन का उल्टा निगमन, निगमन का उल्टा आगमन होता है। प्रश्न संख्या 5 को देखें, निगमन प्रणाली का तात्पर्य है, क्या होता है तात्पर्य, पहले उदाहरण देना, फिर उसका निष्कर्ष जानना, पहले एक उदाहरण प्रस्तुत करना, पहले कई नियमों को प्रस्तुत करना, पहले नियम बताना, फिर उसकी व्याख्या करना। तो इसका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी इज ए राइट आंसर। ये हो गया निगमन। फिर बात करेंगे परियोजना विधि। कौन सी विधि दोस्तों, परियोजना विधि। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि को औपचारिक शिक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन है, आगमनात्मक, निगमनात्मक, परियोजना विश्लेषणात्मक। तो क्या हो जाएगा, परियोजना इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन प्रश्न संख्या 2, प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का एक ही भाग है जो विद्यालय में प्रयोग किया जाता है, ये कथन किसका है, जॉन डीवी, किलपैट्रिक, बेलार्ड या स्किनर। क्या हो जाएगा दोस्तों, बेलार्ड का ये कथन है, ठीक है। प्रश्न 3 देखो, परियोजना विधि को औपचारिक रूप प्रदान किया, जॉन डीवी, किलपैट्रिक, बेलार्ड, स्किनर। क्या हो जाएगा, किलपैट्रिक, यानी परियोजना विधि को औपचारिक किसने प्रदान किया रूप, तो किलपैट्रिक के द्वारा किया गया था। परियोजना विधि का आधारभूत सिद्धांत है दोस्तों, क्या हो जाएगा, रोचकता, क्रियाशीलता, स्वतंत्रता, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा, परियोजना विधि का उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 देखो, प्रश्न संख्या 5, परियोजना विधि का कौन सा सोपान नहीं है, परिस्थिति उत्पन्न करना, परियोजना कार्य का चुनाव करना, कार्यक्रम क्रियान्वित करना, व्यवहारिकता। क्या हो जाएगा, व्यवहारिकता इसका सोपान नहीं है, बाकी तीनों सोपान इसके माने गए हैं। प्रश्न 6 देखो, कौन सा परियोजना विधि का गुण नहीं है, मनोवैज्ञानिक, प्रजातंत्रवादी भावना का विकास, समवायी के सिद्धांत के द्वारा शिक्षण, स्वेच्छाचारिता। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी इसका गुण नहीं है। अगली विधि कौन सी दोस्तों, अभिक्रमित अनुदेशन विधि। सारी विधियां आ जाएगी एक वीडियो में, ठीक है, आप क्लास तक बने रहें और वीडियो को पूरा देख लें। अभिक्रमित अनुदेशन विधि का सिद्धांत है ज्ञान की पूर्ण इकाई का सिद्धांत, सामाजिक सहयोग का सिद्धांत, क्रमित लघु पदों का सिद्धांत, विशिष्ट व्यक्तित्व का सिद्धांत। क्या हो जाएगा, सी इज ए राइट आंसर। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का दूसरा नाम है शाखाई, साख्य अभिक्रमित अनुदेशन, बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन, मैथमेटिक अभिक्रमित अनुदेशन, कंप्यूटर सहाय अनुदेशन। क्या हो जाएगा, तो बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन इसका हो जाता है नाम। प्रश्न संख्या 3 को देखो, भारत में सर्वप्रथम अभिक्रमित अनुदेशन विधि के प्रयोग का प्रारंभ कब हुआ, भारत में सर्वप्रथम अभिक्रमित अनुदेशन विधि के प्रयोग का प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए 1963, 1968, 1965, 1960। इसका एक नंबर सही जवाब है 1963। प्रश्न संख्या 4 को देखें, यह व्यक्तिगत अनुदेशन की यह विधि है कि जिसमें बालक को क्रियाशील रहकर स्वयं की गति से सीखता है और अपने उत्तरों की तत्काल जांच करता है। अभिक्रमित अनुदेशन की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई, दोबारा देखो प्रश्न को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्न परीक्षा में आने की संभावना ज्यादा रहती है। यह व्यक्तिगत अनुदेशन की वे विधि है जिसमें बालक क्रियाशील रहकर स्वयं की गति से सीखता है, यानी अपनी खुद की, मंद बालक है, विशिष्ट बालक है, कैसा बालक है, अपनी गति से सीख रहा है तथा अपने उत्तरों की तत्काल जांच करता है हाथों हाथ, ठीक है।
तो अभिक्रमित अनुदेशन की परिभाषा किसने दी? सुसन मार्कल, कोरे, डीएल लुक, कुक, पीटरसन। तो याद रखना इसके क्या हो जाएंगे? कुक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रश्न 5 को देखो, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में पदों का प्रकृति के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? 6, 3, 4, 5। क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है 4 भागों में। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के पदों को दोस्तों 4 भागों में बांटा है। अभिक्रमित अनुदेशन का कौन सा अनिवार्य सिद्धांत है? स्वगति का सिद्धांत, छोटे पदों का सिद्धांत, बाह्य अनुक्रिया का सिद्धांत, उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा स्वगति का सिद्धांत। क्या हो जाएगा? स्वगति का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। दोस्तों ध्यान रख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पद्धति है ये पर्यवेक्षित अध्ययन पद्धति। ऑप्शन ए, प्रश्न संख्या ए, हिकाल खंड योजना किस विधि का विभाजन है? ऑप्शन ए व्याख्यान विधि, समवाय विधि, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, व्यक्तिरेख विधि। क्या हो जाएगी इसकी? सी हो जाएगा पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। पर्यवेक्षित अध्ययन से हमारा आशय अध्यापक द्वारा कक्षा या विद्यार्थियों के समूह का उस समय निरीक्षण करने से जबकि वे अपने डेस्कों अथवा मेजों पर कार्य करने में संलग्न रहते हैं। ये परिभाषा किसने दी दोस्तों? ये दी थी बाइनिंग एवं बाइनिंग के द्वारा दी गई। प्रश्न 3 देखो, यह विधि छात्रों को निर्देशन करने तथा अध्यापक को निरीक्षण एवं निर्देशित करने के अवसर प्रदान करती है। ये किसने दी? क्लार्क और स्टार, हर्बर्ट, एडविन, पीटरसन। क्या हो जाएगा? स्टार की परिभाषा। ठीक है। प्रश्न 4, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के द्विकालखंड योजना में केवल सिम्पसन ने कितने मिनट की योजना बताई? याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 50 मिनट, 60 मिनट, 75 मिनट, 90 मिनट। क्या हो जाएगा इसका? 60 मिनट। ठीक है। प्रश्न 5 को देखो, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का विकास किस स्तर शिक्षण को ध्यान में रखकर किया जाता है? चिंतन स्तर, स्मृति स्तर, बोध स्तर, एक वे दोनों। एक वे दो दोनों देखकर सही मत कर देना। ध्यान रख लेना, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का विकास बोध स्तर के आधार पर होता है। अगली विधि आ गई दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सूत्र विधि। कौन सी विधि है? सूत्र विधि। सूत्र विधि से कितने प्रश्न बनते हैं? मात्र 4 क्वेश्चन। सूत्र विधि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बालकों में रटने की प्रवृत्ति का विकास होता है, अमनोवैज्ञानिक विधि है, उच्च स्तरीय कक्षाओं के लिए उपयोगी है, उपयुक्त सभी। एक तो चारों फैक्ट याद कर लो। एक तो ये अमनोवैज्ञानिक है, रटने की प्रवृत्ति का विकास होता है सूत्र विधि में। अब गणित के सूत्र है, आप उसको समझ थोड़ी सकते हो, आपको उसको रटना पड़ेगा। साइंस के फॉर्मूले आप रट सकते हो, आपके जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट, ऐसे आपको रटने ही पड़ते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 को देखो, शिक्षार्थी बिना गंभीर चिंतन तथा तर्क संगत बोध के ही किसी विधि के रटने का विवश होता है। समवाय विधि, सूत्र विधि, अभिक्रमित अनुदेशन विधि, व्याकरण अनुवाद विधि। तो तीनों में बाकी नहीं है, जबकि सूत्र विधि में रटने पर विवश हो जाता है, सूत्रों को रटना पड़ता है। ठीक है। प्रश्न 3 को देखो, व्याकरण शिक्षण के लिए उत्तम विधि है पाठ्य पुस्तक विधि, परियोजना विधि, सूत्र विधि, अनौपचारिक विधि। तो इसका हो जाएगा सूत्र विधि, वेरी वेरी राइट आंसर। वह विधि जिसमें नियम से उदाहरण की ओर सिखाया जाता है, पाठ्य पुस्तक विधि, परियोजना विधि, सूत्र विधि, अनौपचारिक विधि। सूत्र विधि पहले आपको नियम बताएंगे, पहले आपको पाइथागोरस का नियम बताएंगे, फिर आपको सवाल देंगे, उदाहरण देंगे, फिर आप उसका जवाब निकालोगे। इसका मतलब क्या है? अगर आपको नियम नहीं आता है, आपको अगर सूत्र नहीं पता तो आप आंसर नहीं निकाल सकते। ठीक है, ऐसे आप समझ लेना। अगली विधि है समवाय विधि या पाठ्य पुस्तक विधि। कौन सी विधि है? समवाय विधि या पाठ्य पुस्तक विधि। इनमें से कौन सी व्याकरण शिक्षण प्रणाली अमनोवैज्ञानिक विधि पर आधारित होती है? पाठ्य पुस्तक प्रणाली, आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, भाषा सशर्त प्रणाली। तो पाठ्य पुस्तक प्रणाली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। विद्यार्थियों को पुस्तकों के माध्यम से भाषा की मूल ध्वनियों एवं लिपि का ज्ञान कराकर उन्हें पढ़ने लिखने के कौशल में दक्ष किया जाता है। इस विधि को कहते हैं भाषा प्रयोगशाला विधि, भाषा सशर्त विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, खेल विधि। क्या हो जाएगा? पाठ्य पुस्तक विधि। क्या हो जाएगा? पाठ्य पुस्तक विधि। प्रश्न संख्या 3 को देखो, व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप से सुसंगा प्रणाली भी कहते हैं, सुगा प्रणाली भी कहते हैं? अव्याकृति प्रणाली, सहयोग प्रणाली, पाठ्य पुस्तक प्रणाली, निगमन प्रणाली। क्या हो जाएगा? पाठ्य पुस्तक प्रणाली। यानी जो व्याकरण शिक्षण की जो प्रणाली होती है जिसको सुगा प्रणाली कहते हैं, तो दोस्तों पाठ्य पुस्तक प्रणाली को सुगा प्रणाली कहते हैं। माइंड में बैठा लेना ये फैक्ट। किस विधि को पाठ्य पुस्तक विधि भी कहते हैं? सूत्र विधि, समवाय विधि, परियोजना विधि, भाषा सशर्त विधि। तो दोस्तों समवाय विधि को पाठ्य पुस्तक विधि कहते हैं। मैं बन रहा हूं आपके साथ, मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं, अगर इतनी देर से कंटिन्यू बोल रहा हूं, तो आप भी क्लास को जरूर देखना पूरी, और आपके लिए महाकुंभ जैसा ये
बिल्कुल 1 घंटे में सारा फैक्ट आपके लिए जितने क्वेश्चन आएंगे सारे यहाँ से सही हो जाएंगे, गारंटी लेता हूं मैं आपकी। वह विधि जिसमें पाठ्य पुस्तक को पढ़ाते समय व्यावहारिक व्याकरण का ज्ञान भी कराया जाता है। सूत्र विधि, भाषा सशंग विधि, परियोजना विधि, समवाय या पाठ्य पुस्तक विधि। तो पाठ्य पुस्तक विधि सही आंसर है। किस विधि में अध्यापक स्वयं भाव भंगिमा द्वारा वाचन करता है, तत्पश्चात छात्रों को अपना अनुसरण करने के लिए कहता है? सूत्र विधि, भाषा सशंग विधि, परियोजना विधि, समवाय विधि। तो डी इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट आ गई भाषा सशंग विधि। कौन सी विधि है? भाषा सशंग विधि। व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती? भाषा सशंग विधि में नहीं दी जाती। याद कर लेना फैक्ट। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से किस रचना शिक्षण की विधि नहीं है? प्रवचन विधि, निर्देशन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, भाषा सशंग विधि। तो रचना शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है दोस्तों? भाषा सशंग विधि रचना विधि की नहीं है। प्रश्न 3, भाषा सशंग विधि की विशेषताओं से संबंधित नहीं रखने वाले कथन को छांटिए। इस विधि में भाषा की शिक्षा के साथ ही व्याकरण की शिक्षा प्रदान की जाती है। इस विधि में व्याकरण का सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान नहीं दिया जाकर व्यवहारिक ज्ञान देते हैं। ठीक है, तो इसका सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जा सकती? ऑप्शन ए, भाषा सशंग विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, पाठ्य पुस्तक विधि। 1 नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, भाषा सशंग विधि बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न 5 को देखो, यदि हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों का भाषा का पूरा अधिकार हो तो उन्हें ऐसे लेखकों की रचनाएं पढ़ने को दी जाए जिनका भाषा पर अच्छा अधिकार हो। ये कथन व्याकरण शिक्षण की किस विधि के संदर्भ में कहा गया? ऑप्शन है सूत्र विधि, भाषा सशंग विधि, प्रयोग विधि, पाठ्य पुस्तक विधि। तो क्या हो जाएगा? भाषा सशंग विधि। प्रश्न 6, भाषा सशंग विधि के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? व्याकरण का व्यवहारिक प्रयोग सिखाना चाहिए, व्याकरण को एक विषय के रूप में अलग से शिक्षण करवाना चाहिए, व्याकरण शिक्षण के समय तार्किक क्रम के स्थान पर परिस्थिति का महत्व अधिक होता है, औपचारिक व्याकरण शिक्षण में आगमन विधि को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो इसका बी इसका सही जवाब है। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में व्याकरण पढ़ाने की लाभदायक विधि है? भाषा सशंग विधि, सैनिक विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि। तो सबको पता है भाषा सशंग विधि सही आंसर है। अगला इसमें प्रश्न ऐसे नहीं देखेंगे, अगला आ जाएगा अनौपचारिक विधि। ये भी अपने नहीं है, सीधा देख लेते हैं व्याख्यान विधि कौन सी है। ठीक है दोस्तों, व्याख्यान विधि में केंद्र बिंदु होता है छात्र, अध्यापक, पाठ योजना, श्यामपट। कौन होता है? व्याख्यान विधि में सबको पता है अध्यापक केंद्र होता है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, तो आप सिर्फ क्या हो? आप केंद्रित बिंदु हो, मैं व्याख्यान दे रहा हूं। प्रश्न 2 को देखो, निम्न में से कौन सी विधि शिक्षक केंद्रित है? परियोजना विधि, खेल विधि, व्याख्यान विधि। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? व्याख्यान विधि राइट आंसर। प्रश्न 3, व्याख्यान विधि की विशेषता है, शब्दों के अर्थ स्पष्ट हो जाते हैं, छात्र की शब्दावली में वृद्धि होती है, जीवन में आत्मकथा हेतु सर्वोत्तम है, उपयुक्त सभी। तो सभी इसके हैं, जैसे शब्दावली में वृद्धि होती है, अर्थ स्पष्ट हो जाते हैं। ठीक है, प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सा व्याख्यान विधि का दोष है? विद्यार्थियों की सेवायोग्यता नहीं होती है, रटने की प्रवृत्ति बढ़ाती है, छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है, उपयुक्त सभी। तो ये सभी हैं, दोष हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक तो विद्यार्थियों की सेवायोग्यता नहीं होती, छात्र केवल निरस होकर सुनते हैं, रटने की प्रवृत्ति बढ़ती है। मैं बोल रहा हूं, आप सिर्फ रट सकते हो इसको, ठीक है, समझ सकते हो, लेकिन रट भी सकते हो। अगली है दोस्तों प्रदर्शन विधि। कौन सी विधि उदाहरण द्वारा प्रारंभिक व्यवहार का आधार और शिक्षण की प्राकृतिक विधि मानी जाती है? प्रत्यक्ष विधि, साहचर्य विधि, समवाय विधि, दर्शन विधि। प्रदर्शन विधि, तो डी हो जाएगा प्रदर्शन विधि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विधि करके सीखने के सिद्धांत पर प्रयोग करती है? प्रत्यक्ष विधि, साहचर्य विधि, समवाय विधि, प्रदर्शन विधि करके सीखने पर बल देती है। प्रदर्शन विधि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह विधि मनोवैज्ञानिक है, इस विधि में अध्यापक और विद्यार्थी दोनों सक्रिय रहते हैं, ये विधि छोटी कक्षाओं के लिए काफी लाभदायक है, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों सभी इसके सही आंसर हैं। प्रदर्शन विधि का दोष है, साहित्य शिक्षण में उपयुक्त नहीं है, छात्र को प्रत्यक्ष ज्ञान देती है, कम खर्चीली है, इनमें से कोई नहीं। तो एक तो साहित्य शिक्षण में उपयुक्त नहीं है प्रदर्शन विधि। ठीक है, अगले इकाई विधि। कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विद्यार्थियों को ऐसी एक दूसरे की पूरक अनुभूतियों से युक्त क्रियाएं करना जो मिलकर एक इकाई बन जाती हैं। उपयुक्त कथन किससे संबंधित हैं? पाठ योजना, शिक्षण विधियों, इकाई योजना, शिक्षण कौशल। तो सी इसका सही आंसर इकाई योजना। ठीक है, इकाई विधि के किस सोपान के गृह कार्य प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए प्रथम, तृतीय, षष्ठम, चतुर्थ। क्या हो जाएगा?
चतुर्थ हो जाता है। ठीक है। प्रश्न 3, इकाई किसी विषय का बड़ा उपभाग होता है जिसमें कोई मूलभूत सिद्धांत होता है। इस सिद्धांत का या प्रकरण के अनुसार 71 क्रियाओं का इस प्रकार नियोजित किया जाता है कि उन्हें महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त हो सके। ये कथन संबंधित हैं पाठ योजना, वार्षिक योजना, इकाई योजना या सूक्ष्म शिक्षण योजना। तो ये संबंध कथन है इकाई योजना से संबंधित माना गया है। प्रश्न 4, शिक्षण में इकाई संप्रति किसकी देन है? ब्लूम, जॉन डीवी, मॉरिसन, हर्बर्ट। तो इकाई योजना मॉरिसन की देन है। दोस्तों याद कर लो, इकाई योजना मॉरिसन। इकाई विधि के प्रवर्तक कौन है? तो मॉरिसन है। कौन है? मॉरिसन है। इकाई विधि के सोपान कितने? याद कर लेना 5। इकाई विधि के दोस्तों सोपान कितने? 5। इकाई किसी समस्या या योजना से संबंध जोड़ने वाली प्रक्रियाओं की समग्रता या एकता को प्रकट करती है। इकाई विधि की परिभाषा किसने दी दोस्तों ये परिभाषा मॉरिसन के द्वारा दी गई थी। इकाई वातावरण, संगठित विज्ञान, कला या आचरण का व्यापक एवं महत्वपूर्ण अंग है जिससे सीखने में व्यक्तित्व सामंजस्य हो जाता है। इकाई विधि की परिभाषा किसने दी? तो याद कर लो मॉरिसन यानी इकाई योजना। नेक्स्ट विधि है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि किस विधि में बालक को वस्तुओं को प्रत्यक्ष में दिखाकर सिखाया जाता है? तो याद होगा आपको कौन सी विधि हो जाएगी? इसमें हो जाएगी प्रत्यक्ष विधि। इसका मिलान सही गलत कर रहा है। अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष विधि में बालक अनुकरण द्वारा दूसरी भाषा सीखता है, व्याकरण के नियम पर बल देता है, चित्र व शैक्षिक सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता। तो याद होता अनुकरण द्वारा दूसरी भाषा सीखता है। एला हो जाएगा इसका। प्रश्न 3, प्रत्यक्ष विधि में जिन आधारभूत कौशलों को सीखने का पर्याप्त अवसर मिलता है वे हैं सुनना और बोलना, सुनना और लिखना, पढ़ना और लिखना। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, सुनना और बोलना। प्रत्यक्ष विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश ने किया? अमेरिका, भारत, फ्रांस, जर्मनी। तो फ्रांस ने किया था। प्रत्यक्ष विधि का सर्वप्रथम प्रयोग दोस्तों फ्रांस ने किया था। किसने किया था? फ्रांस ने किया था। प्रश्न संख्या 5, कौन सा प्रत्यक्ष विधि का गुण है? यह विधि भाषा सशरण के मूल सिद्धांतों के अनुकूल है। भाषाई कौशल बोलना, लिखना, पढ़ना, सीखना के पूरे अवसर प्रदान को करता है। शुद्ध उच्चारण का अभ्यास होता है। तो चारों ऑप्शन इसके सही है। अगला प्रश्न है श्रुत लेखन अभ्यास विधि। कौन सी विधि? श्रुत लेखन अभ्यास विधि। श्रुत लेखन की सबसे उत्तम विधि मानी जाती है प्रयोगशाला विधि, परियोजना विधि, श्रुत लेखन अभ्यास विधि या सैनिक विधि। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सी इज ए राइट आंसर। ठीक है। अनुलेखन का अभ्यास कराया जाता है सुलेख की आदत डालने में, शुद्ध उच्चारण हेतु, अवबोध हेतु उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हो जाएगा सुलेख की आदत डालने हेतु। श्रुति लेख का उद्देश्य है श्रुति यानी सुनना, उपयुक्त सभी, शुद्ध लिखने की क्षमता, सहस्वर वाचन, सर्दनी शुद्ध। ठीक है। चौथा प्रश्न देखो, 2 प्रश्न आप देख लीजिए। भाषा प्रयोगशाला विधि कौन सी विधि अपेक्षाकृत व्यवसाय मानी जाती है? सैनिक विधि, भाषा शिक्षण यंत्र विधि, अभिक्रमित अनुदेशन विधि, अनुकरण विधि। तो ऑप्शन सही हो जाएगा बी इज ए राइट आंसर, भाषा शिक्षण यंत्र विधि। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा प्रयोगशाला का अनुभाग नहीं है? श्रवण कोष्ठा, परामर्शदाता का कोष्ठ, नियंत्रण पक्ष, दूरदर्श प्रकोष्ठ। एक हो जाएगा श्रवण कोष्ठा। भाषा शिक्षण में शुद्धता के लिए प्रयोग किया जाता है ओएचपी, लिंग्वाफोन, ग्रामोफोन, डिक्वाफोन। बी इसका सही है। भाषा शिक्षण में शुद्धता के लिए किसका प्रयोग होता है? लिंग्वाफोन का। ऑप्शन प्रश्न संख्या 4 देखें। भाषा प्रयोगशाला वैद्युतिकीय साज सज्जा से युक्त एक शिक्षण कक्ष होता है जिसका उपयोग भाषाओं में समूह शिक्षण के लिए किया जाता है। किलपेट्रिक, स्टर्न, टर्मन, एडविन पैकर। इसका सही है क्या है? एडविन पैकर। कौन सा भाषा प्रयोगशाला में आवश्यक उपकरण है? ध्वनि मुद्रण यंत्र, संगणक, श्रवण प्रकोष्ठ, उपयोग सभी। तो इसका उपयोग सभी होगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 6 को देखें। भाषा प्रयोगशाला विधि की खूबी है छात्रों को सम्यक अभिप्रेरणा मिलती है, शिक्षक व्यक्तिगत ध्यान दे सकता है, तत्काल अशुद्धि ठीक कर शुद्ध उच्चारण करने की सुविधा भाषा प्रयोगशाला में संभव है। तो डी इसका सही जवाब है। दूरस्थ शिक्षण विधि दोस्तों क्या है? जो लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए संस्थाओं तक नहीं जा पाते उनके लिए शिक्षा प्राप्त करने की विधि है दूरस्थ विधि, दूरदर्शन विधि। तो दूरस्थ विधि इसका सही है। किस विधि में भाषा व्यवहार पुष्टि के लिए पखवाड़े तक कार्य गोष्ठी की जाती है? सैनिक विधि, समूह विकसित, ध्वन्यात्मक विधि, दूरस्थ शिक्षण विधि। इसका डी उसका सही हो जाएगा। ठीक है। दूरस्थ शिक्षण विधि को इस नाम से जानते हैं पत्राचार, स्वतंत्र अध्ययन, टेली एजुकेशन, उपयुक्त सभी। तीनों नामों से जाना जाता है। अनुकरणात्मक विधि आ गई आगे। अनुकरणात्मक विधि में 1-2 प्रश्न देख लो आप। निम्न में से
व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि नहीं है। भाषा सशरंग, अनुकरणात्मक, निगमन, आगमन। अनुकरणात्मक, बाकी तीनों तो उपयोगी हैं। कौन सी विधि बालकों का उच्चारण सुधारने में उपयुक्त है? प्रदर्शन, व्याख्यान, अनुकरणात्मक, परियोजना। तो अनुकरण यानी पीछे पीछे बोलेंगे तो उससे बालक को क्या होगी? भाषा उच्चारण सुधरेगा। ठीक है। अगला है व्याकरण अनुवाद विधि। अगली बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से जानते हैं? ध्वन्यात्मक विधि, प्रत्यक्ष विधि, भंडारकर विधि या सैनिक विधि? तो व्याकरण अनुवाद विधि को भंडारकर विधि के नाम से भी जाना गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। प्रश्न संख्या 2 को देखें। व्याकरण अनुवाद विधि में प्रथम भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है। प्रथम व द्वितीय दोनों भाषाओं का व्याकरण समानांतर पढ़ाया जाता है। ऑप्शन 3, द्वितीय भाषा का व्याकरण सबसे पहले पढ़ाया जाता है। दोनों भाषाओं का व्याकरण व्यक्तिरेख दृष्टि से पढ़ा जाता है। तो डी बी इसका सही जवाब है। व्याकरण अनुवाद विधि के स्थान पर द्वितीय भाषा शिक्षण की किसी वैज्ञानिक पद्धति की आवश्यकता सर्वप्रथम प्रतिपादित की? ज्ञान कैमेसियन, जॉन बेस्डो, यस पेरिसन, पामर। तो इसका जॉन बेस्डो हो जाएगा। ठीक है। किस विधि को भंडारकर विधि भी कहते हैं? परियोजना विधि, सैनिक विधि, व्याकरण अनुवाद विधि। तो सी इसका सही जवाब है। द्विभाषी पद्धति विधि। द्विभाषी पद्धति के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? याद कर लेना, सीजे डॉर्सन। अगर प्रश्न आ जाए तो द्विभाषा पद्धति के यहां से प्रश्न कम आते हैं, लेकिन फिर भी आप देख लेना, डी से डॉर्सन, डी से डॉर्सन, डी से द्विभाषी, डी से डॉर्सन, ऐसे याद कर लेना। ध्वन्यात्मक विधि में देखते हैं ध्वनि साम्य विधि। एक समान उच्चारित होने वाले शब्द निम्न में से किस विधि में एक साथ सिखाए जाते हैं? अनुध्वनि विधि, अक्षर बोध विधि, संगति विधि, ध्वनि साम्य विधि। तो डी इसका सही जवाब है, ध्वनि साम्य। एक अध्यापक कक्षा में एक साथ धर्म, कर्म, चरम, मरम, शरम आदि शब्दों को एक साथ सिखा रहा है। यहाँ किस शिक्षण विधि का उल्लेख किया जा रहा है? अनुध्वनि, अक्षरबोध, संगति, ध्वनि साम्य विधि। तो ध्वनि साम्य हो जाए यानी एक से ध्वनि, एक जैसी ध्वनि है। ठीक है। कौन सी विधि साम्य विधि की विशेषता नहीं है? तो प्रारंभिक व्यवस्था में ये चारों हैं, इसकी विशेष है। ठीक है। रसास्वादन विधि अपने नहीं है, थोड़ा दुख देख रहे हैं। सातचर्य विधि को थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न आ जाता है यहाँ से। ऑप्शन प्रश्न संख्या 1 देखें, सातचर्य विधि का आविष्कार किसने किया? फ्रोबेल, मोंटेसरी। मोंटेसरी इसका सही जवाब है, बैक करने की जरूरत नहीं है, मोंटेसरी कर देना। ठीक है, सातचर्य विधि मोंटेसरी। सातचर्य विधि का आविष्कार किया था हर्बर्ट मोंटेसरी, राइनबर्न, हंटर। क्या हो जाएगा? मोंटेसरी। ठीक है। वह विधि जिसमें वस्तुओं के संपर्क में बालकों को लाया जाता है तथा वस्तुओं के सामने उनके नाम से कार्ड रखे हुए होते हैं। व्यक्तिरेख विधि, वाचन विधि, सातचर्य विधि कोई नहीं, सी हो जाएगा सातचर्य विधि। कौन सी विधि छोटी कक्षा में उपयुक्त है? कौन सी है? सातचर्य विधि। व्यक्तिरेख विधि अपने नहीं है, थोड़ा प्रश्न नहीं आता यहां से। दल शिक्षण भी नहीं आता है। हर्बर्टी विधि थोड़ा एक दो प्रश्न देख लेते हैं। हर्बर्टी विधि का एक दोष नहीं है, यह शिक्षक को अधिक स्वतंत्रता नहीं देती। रसास्वादी पाठों यहाँ प्रश्न नहीं पूछते हैं। ठीक है, अपने क्यों थोड़ा दिमाग मारना। हर्बर्ट विधि के उपागम देख लेना कितने होते हैं, तो याद कर लेना 5 होते हैं। हर्बर्ट की पंच पद्धतीय प्रणाली में पद नहीं है। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, उद्देश्य, मूल्यांकन। मूल्यांकन इसका सही जवाब है। ठीक है, ये सेकंड ग्रेड में पूछ लेते हैं प्रश्न। हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियां। कक्षा में मौजूद भाषिकता बच्चों को लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करती है। भाषा शिक्षक में बाधक है। भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। तो डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कालिका हिंदी भाषा में बोलते समय कई बार अटकती है, आप क्या करेंगे? उसे प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने सुनाएंगे और कहेंगे उसे हूबहू जैसे ही बोलना है। कक्षा के बाकी बच्चों से कहेंगे कलिका के समक्ष प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने प्रस्तुत करें। कक्षा में केवल कलिका को ही बार बार बोलने के लिए कहेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है, धैर्य रखते हुए सहज अभिव्यक्ति। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? भाषा के नियम सीखे जाते हैं, परिवेश के प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बनाए जाते हैं, या ऑप्शन सी भाषा अर्जन से। ऑप्शन सी क्या है? भाषा अर्जन से। भाषा अर्जन से भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है। और ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी है, इसमें समाज सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जाता है। तो इसका सही है 1 नंबर। ये भी अपने टॉपिक नहीं है, बेफालतू देखने से कोई फायदा नहीं है। ये टॉपिक अपने रीड में दे रखा है। ठीक है,
इनमें से पाठ्य पुस्तक के आंतरिक रूप से निम्नलिखित तत्व नहीं है। पाठ्य पुस्तक के आंतरिक में सम्मिलित तत्व नहीं है। भाषा, विषय सामग्री, जिल्द, शैली, शैली इसमें नहीं दे रखी। पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण नहीं होना चाहिए। ज्ञात से अज्ञात की ओर, कठिन से सरल की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से कठिन की ओर। तो बी इसका सही जवाब है, कठिन से सरल की ओर। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक है साध्य, साधन, विकल्प ए और दो दोनों हो जाएगा, तो इसका सही आंसर है साधन। तो भाषा शिक्षण क्या है? एक प्रकार से साधन है दोस्तों। क्या है? साधन। प्रश्न संख्या 5-4, पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य नहीं है। विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति को विकसित करना, विद्यार्थियों द्वारा विषय विविधता और शैली विभिन्नता के दर्शन कराना। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के ज्ञान की सीमा को सीमित करना। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों में स्वाध्याय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, निम्न में से भाषा शिक्षण संबंध पद्धति में सर्वोपरि स्थान है। दैनंदिनी, पाठ्य पुस्तक, ग्रीन बोर्ड, झाड़न। तो क्या हो जाएगा? पाठ्य पुस्तक। भाषा की अच्छी पाठ्य पुस्तक की प्रमुख विशेषताएं: क्लिष्ट भाषा, पाठ में दीर्घ वाक्य रचना, सरस सरस शब्दावली, तत्सम प्रधान भाषा। विद्यालय पाठ्य पुस्तक में आवश्यक सामग्री ढूंढने में अहम भूमिका होती है। लैब मैनुअल, प्रायोगिक पुस्तिका, संदर्भ पाठ्य पुस्तक, भृत्य। तो बोनस दे रखा है। प्रश्न संख्या 8, पाठ्य पुस्तकों के आंतरिक तत्वों में से भिन्न तत्व हैं। भाषा, शैली, विशेष सामग्री, उच्चारण शैली। उच्चारण शैली इसमें भाषा में महत्वपूर्ण है। पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है। पुस्तक का आकार प्रकार, मुख्य पृष्ठ, जिल्द, प्राक्थन। प्राक्थन इसका क्या होता है? अध्यात्मक पक्ष होता है। प्रश्न 10 को देखो, फिर प्रश्न आता है अपने 11 नंबर। कौन सा कथन संगत नहीं है? पाठ्य पुस्तक कक्षा शिक्षण का प्रमुख साधन है। पाठ्य पुस्तक विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए आधारभूत है। पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साधन है, साध्य नहीं। पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साध्य है, साधन नहीं। तो डी इसका सही नहीं है। ठीक है। पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे हों? जिनके उत्तर निश्चित हों, जो अनुमान और कल्पना पर आधारित हो, और जो बहुल विकल्प है, जो व्याकरण पर आधारित हो। कैसे होना चाहिए? अनुमान और कल्पना पर, जिसमें बालक खुद कुछ करके सीखे। 14 नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषा कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है। पाठ्य पुस्तक, परीक्षाएं, पाठ्यचर्या, सहगामी क्रियाएं, बच्चों की भाषाई क्षमताओं में विकास। क्या हो जाएगा? विश्वास वाला, डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 16 नंबर। देखो, पाठ्य पुस्तक में दिए गए चित्र पाठ्य पुस्तक की शोभा बढ़ाते हैं, अनावश्यक जगह घेरते हैं, संकल्पात्मक का स्पष्टीकरण करते हैं, या परंपरा का निर्वाह करते हैं। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, 19 नंबर। कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है? बच्चों की वार्षिक पृष्ठभूमि, बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषता और भाषा प्रयोग की क्षमता, बच्चों के भाषा प्रयोग का स्तर, अच्छे साहित्य के प्रकाशक लेखक। 1 नंबर इसका, यानी बच्चों की वार्षिक पृष्ठभूमि, ए इसका राइट आंसर है। अगला 21 नंबर प्रश्न है, पाठ्य पुस्तकें सहायक होती हैं केवल उन अध्ययन में, केवल पाठ्य पुस्तक पाठ्यक्रम को व्यवस्थित करने में चलाने में, केवल शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करने से, उपयुक्त सभी इसका, यानी डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये भी टॉपिक है शिक्षण सहायक सामग्री, टीएलएम। देख लेते हैं इनके प्रश्न। लिंग्वा फोन रिकॉर्ड प्लेयर किस प्रकार की अधिगम सामग्री है? प्रक्षेप सामग्री, दृश्य सामग्री, दृश्य सर्वे सामग्री, या सर्वे सामग्री। तो सर्वे सामग्री लिंग्वा फोन केवल रिकॉर्ड करके सुनने की सामग्री है। भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में सम्मिलित नहीं है। परामर्श कक्ष, श्रवण कक्ष, नियंत्रण कक्ष, विश्राम कक्ष। तो विश्राम कक्ष इसका सही जवाब है। भाषा शिक्षण का दृश्य सर्वे साधन है। चित्र विस्तारक यंत्र, ग्रामोफोन, चार्ट, नाटकीकरण। एक डी इसका सही जवाब हो जाएगा। भाषा शिक्षण में सबसे कम महत्व की अधिगम सामग्री है चित्रकथाएं, शब्द पट्टी, मानचित्र, वाक्य पट्टी। इसका सही जवाब क्या है? मानचित्र, यानी अधिगम सामग्री में क्या है? मानचित्र सबसे कम है। प्रक्षेपी सामग्री नहीं है। स्लाइड प्रोजेक्टर, ग्रामोफोन, ओवरहेड प्रोजेक्टर, एपिडास्कोप। तो इसका बी ग्रामोफोन इसका सामग्री नहीं है। प्रश्न संख्या 7 को देखें। भाषा शिक्षण के किस संसाधन द्वारा शुद्ध उच्चारण, वाक्य संरचना, पाठ और वार्तालाप रिकॉर्ड के माध्यम से सिखाया जाता है? ग्रामोफोन, रेडियो, मात्रा खिड़की, लिंग्वाफोन। ए और डी दोनों हैं। प्रश्न संख्या 9 को देखें। भाषा पुस्तकालय में पुस्तकें होनी चाहिए। लोक रंजनकारी, साहित्यक, लोक मंगनकारी, सभी प्रकार की। तो सभी प्रकार की पुस्तकें होनी चाहिए। अगला प्रश्न है 10 नंबर। निम्नलिखित में से दृश्य साधन का उपयुक्त उदाहरण है? चलचित्र, चित्र विस्तारक, रेडियो, दूरदर्शन। तो इसका बी यानी चित्र विस्तारक होना जरूरी है। भाषा प्रयोगशाला में नहीं होता है।
मोबाइल फ़ोन, माइक्रोफ़ोन, टेप रिकॉर्डर, वीडियो रिकॉर्डर 1 नंबर, यानी मोबाइल फ़ोन इसमें नहीं होता है, बाकी माइक्रोफ़ोन होता है, टेप रिकॉर्डर, वीडियो रिकॉर्डर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। 13 नंबर प्रश्न है, सर्वदर्शी सामग्री नहीं है, छायाचित्र, दूरदर्शन, चलचित्र, ड्रामा, तो इसका छायाचित्र नहीं होता है। तो दोस्तों अपने बहुत क्वेश्चन कर लिए, यहाँ से करीबन 200-300 क्वेश्चन अपने देख लिए। तो